हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वाईफाई सीएसआई नेट। मैं रिचा पारिक स्वागत करती हूँ आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल इट्स अ वाईफाई स्टडी में। लास्ट क्लास की अगर मैं बात करूँ तो हमने वहाँ पे कवर किया था एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। हमने वहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन कवर कर लिया था पूरा। और अभी तक की क्लास की अगर मैं बात करूँ तो हम वहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ चुके हैं, इंडक्टिव इफेक्ट का बेसिक पढ़ चुके हैं, उसकी एप्लीकेशंस पढ़ चुके हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन का बेसिक एंड हमने उसकी एप्लीकेशन भी कवर कर दी है। हमने रेजोनेंस का बेसिक पढ़ लिया है। आज हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस की। वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप जल्द से जल्द इस वीडियो को शेयर करिए ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सकें। सो गाइस, आज की क्लास शुरू करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस हम पढ़ेंगे आज। एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस की एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस में हम मेजरली ये जो फाइव टॉपिक्स है उनको कवर करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर निकालना, रेजोनेंस के बिहाफ पे आप बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड कर सकते हैं वो पढ़ेंगे। सेकंड है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स में आप लोग पढ़ेंगे बेसिकली कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल एंड कार्ब एनायन। आप लोग ये तीन चीज़ें पढ़ेंगे, ये तीन इंटरमीडिएट्स पढ़ेंगे यहाँ पे हम। उसके बाद में हम पढ़ेंगे साइट ऑफ प्रोटोनेशन, मतलब प्रोटोन जो भी अगर मान लो ऐसा कंपाउंड लेंगे हम यहाँ पे जिसमें दो साइट्स ऐसी होंगी, एक या एक से ज़्यादा साइट्स ऐसी होंगी जहाँ से आप प्रोटोन दे सकते हो, तो कौन सी पॉसिबिलिटी बढ़ती है, कौन सा इफेक्ट लगता है, कौन सा रेजोनेंस इफेक्ट वहाँ वर्क करता है, कौन सी साइट वहाँ पे प्रोटोन देने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रखती है, तो हम वो इसमें कवर करेंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड, जिसमें मेनली ये दो इफेक्ट वर्क करते हैं, ऑर्थो और सर इफेक्ट। ये दो ऐसे इफेक्ट हैं जिनकी वजह से जो अपन अभी तक की थ्योरी पढ़ेंगे कि रेजोनेंस ऐसे 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 वर्क करता है, तो कई कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनमें ये दो इफेक्ट वर्क करने की वजह से ये पूरी थ्योरी उल्टी हो जाती है, ये पूरी थ्योरी पलट जाती है। इसमें मेन इफेक्ट होता है सर इफेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है और इसके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, बहुत अच्छी अच्छी रीजनिंग एग्जाम में पूछी जाती है। लास्ट और फेवरेट टॉपिक होता है आप लोगों का एरोमेटिसिटी। एरोमेटिक कंपाउंड को पहचानना होता है और इसकी एरोमेटिसिटी बतानी होती है। तो ये मेन 5 एप्लीकेशंस होती है जो रेजोनेंस के अंदर हम कवर करेंगे। सो गाइस, आज की पहली एप्लीकेशन है आप लोगों की, रेजोनेंस की पहली एप्लीकेशन है आप लोगों की बॉन्ड ऑर्डर। अपन बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्या होता है। अब बेसिकली अगर अपन बात करें बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करने का, सिंपल सा फॉर्मूला आप लोगों के पास होता है, बट यहाँ बात हो रही है कि वो कंपाउंड जिनमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ होती है, जिसमें रेजोनेंस पाया जाता है, वहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर अपन कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो पहले अपन थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि रेजोनेंस कैसे पाया जा रहा है और इसकी वजह से क्या इसकी जो बॉन्ड ऑर्डर है वो बढ़ेगा या कम होगा या क्या होगा। तो एग्जाम्पल नंबर 1 यहाँ पे मैंने लिया है, ये एग्जाम्पल लिए हैं मैंने दो। एग्जाम्पल नंबर 1 की अगर मैं बात करूँ तो ये आपके पास कोई रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, या ऐसे मान लो ये अपनी कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा है, राइट। अगर मैं बात करूं तो ये क्या कर रहा है, जैसे मान लीजिए आप लोग ए या बी, कोई भी मान लीजिए जिसके पास एक लोन पेयर प्रेजेंट है, या ए या बी ऐसा ग्रुप है जो अपने लोन पेयर दे सकता है, या उसके पास जो आगे जो उनके पास जो ग्रुप लगे हुए होंगे, हो सकता है इसके आगे भी कोई ए या बी या तो ग्रुप हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है, तो या फिर इसके साथ और भी कोई ग्रुप लगे हुए हो जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड करवा रहे हो। तो अगर रेजोनेंस यहाँ पे पार्टिसिपेशन करता है, अगर रेजोनेंस यहाँ पे फॉर्म होता है, तो क्या होता है, ए और बी के बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, कभी ना कभी होगा। अगर आप बेंजीन के भी लेके चलो, अगर मैं सिंपल बेंजीन को भी लेके चलूँ तो आप लोग देखिए यहाँ यहाँ यहाँ, लेकिन लास्ट जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, लास्ट बता रही हूँ मैं, तब बॉन्ड उल्टे हो जाते हैं। इसका मतलब 1 और 2 कार्बन के बीच में भी बॉन्ड पाया जाता है, तो 2 और 3 कार्बन के बीच में भी बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इसका सिंपल सा मीनिंग ये होता है, यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड में प्रेजेंट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आ रहा है, यानी कभी ना कभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड फॉर्म होता है हर एटम के बीच में। ये सिंपल सी मीनिंग होती है रेजोनेंस की। तो यहाँ पे कोई सिंगल बॉन्ड है ए और बी के बीच में, रेजोनेंस जैसे ही उसमें आया,
इन्होंने क्या किया, ए और बी के बीच में कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। इसकी वजह से क्या हो रहा है, रेजोनेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ऑब्वियसली बात है, रेजोनेंस इंक्रीज होगा तो इसका मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बढ़ेगी। एक तो आप सिंगल मॉलिक्यूल हो, जैसे बेंजीन है, बेंजीन की 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है, तो रेजोनेंस बढ़ेगा तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बढ़ेगी। उसका मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर इन सिंगल बॉन्ड इंक्रीज हो रहा है। ऑब्वियसली बात है, जहां पे आप लोगों को डबल बॉन्ड मिल रहा था, अब वहां पे आप लोगों को क्या मिल रहा है, सिंगल बॉन्ड का भी फॉर्मेशन हो रहा है। यानी या फिर आप ऐसे कह दो कि सिंगल बॉन्ड में आप लोगों को क्या मिल रहा है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन भी हो रहा है। तो ये दोनों फॉर्मेशन क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। इसके बाद में अगर ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर इंक्रीज होता है सिंगल बॉन्ड में, यानी अगर मैं 2 और 3 कार्बन की, बेंजीन की अगर मैं बात करूं तो 2 और 3 जो कार्बन है ये सिंगल बॉन्डेड कार्बन है। इस सिंगल बॉन्डेड से जैसे ही रेजोनेंट कंप्लीट हुआ, यहाँ कौन सा आया कैरेक्टर, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। यानी सिंगल से डबल बॉन्ड कैरेक्टर इंक्रीज, और सिंगल बॉन्ड में कौन सा कैरेक्टर आ रहा है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अगर वो इंक्रीज हो रहा है उसका मतलब क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ए बी भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। सिंगल बॉन्ड ए बी, ये सिंगल बॉन्ड के साथ है, ए बी का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। लेकिन अगर अपन रिवर्स चले, रिवर्स का मतलब क्या है, जैसे पी क्यू डबल बॉन्ड ले लिया, सेम रेजोनेंस पार्ट कर रहा है, पी क्यू सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे जैसे बेंजीन की बात करूँ तो 1 और 2 डबल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे जैसे रेजोनेंस कंप्लीट हुआ तो आप लोगों के पास क्या, कौन सा बॉन्ड आया, सिंगल बॉन्ड आया। तो क्या हो रहा है, सेम चीज चलेगी, रेजोनेंस इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी इंक्रीज हो रही है। लेकिन अब क्या हो रहा है, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, किसमें, डबल बॉन्ड में। इसका मतलब सिंपल सा है कि सिंगल बॉन्ड आप लोगों का बढ़ रहा है डबल बॉन्ड में। डबल बॉन्ड अब डबल बॉन्ड नहीं रह रहा है, आप लोगों को क्या मिल रहा है, लास्ट में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बाद में सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर सिंगल बॉन्ड इंक्रीज हो रहा है तो क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, डिक्रीज होता है। आप लोगों का क्या होता है, अगर डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, और अगर सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बन रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये सिंपल से थॉट है, आप लोग याद रखिएगा कि ऐसा होता है। अगर आपको डायरेक्ट पूछा जाए कि कब इंक्रीज हो रहा है कब डिक्रीज हो रहा है, अगर आपको थ्योरी के बेस पे अगर पूछा जाए, कब थोड़े स्टेटमेंट आ जाए, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अगर सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बन रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, इंक्रीज होता है। लेकिन अगर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसका मतलब क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होता है। ओके, अब बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैसे पता चलता है अपन को कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, अपन कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। अब वो कैसे निकाल सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन बिटवीन गिवन 2 बॉन्डेड एटम इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सिंपल सी चीज है आप लोगों के पास कि आप लोगों को मैंने जैसे कोई कंपाउंड या जैसे कोई मॉलिक्यूल दे दिया, उसकी कोई ना कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, राइट। जैसे मैं आप लोगों को समझाती हूँ, बेंजीन ले लेते हैं अपन लोग, बेंजीन से आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ये बेंजीन है, ये डबल बॉन्ड है, बेंजीन है। अब बेंजीन क्या करती है, रेजोनेंस फॉर्म करती है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये ड्रॉ करती है। इसने जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करी वो तो आ जाएगी डिवाइड में 5 अपन लोगों को जनरली पता होती है, वो तो आ गई इसके डिवाइडिंग में 5 आ गई। अब क्या ऊपर वाली लाइन क्या बोल रही है, कोई भी एक बॉन्ड को लेकर चलो आप, जैसे मान लो मैंने ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर एंड 6 नंबर, ये कार्बन को मैंने नंबर दे दिए 1 to 6 नंबर मैंने दे दिया। अब मैं कोई भी एक बॉन्ड को लेकर चलूंगी, जैसे मान लीजिए मैंने ये बॉन्ड को लेकर चला, ये कौन कितने बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, तो ऊपर क्या लिखा मैंने 2। अब जब नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी तो मैं यही बॉन्ड कंसिडर करूंगी कि ये अब 2 रहे, 1 रहा या कितने रहे, यही बॉन्ड मैं कंसिडर करूंगी और उसको आगे कर करके प्लस लिखती रहूंगी लास्ट तक। फिर टोटल जितनी भी स्ट्रक्चर्स बनी उसमें फर्स्ट और सेकेंड नंबर के कार्बन पे जितने जितने बॉन्ड बने वो मैंने लिखा, डिवाइड ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है उसको नीचे लिखा, और आंसर आप लोगों का बॉन्ड ऑर्डर आ गया। अब एग्जाम्पल से समझिए क्या है,
यहाँ कार्बोनेट आयन ले रखा है मैंने, जिसमें मेरे को CO का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। अब CO का, ये तो हो गई स्ट्रक्चर। पहली चीज आप लोगों को स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए कि वो स्ट्रक्चर कैसे बनाता है, क्योंकि बिना स्ट्रक्चर को आप रेजोनेंस नहीं करवा सकते। तो स्ट्रक्चर है ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, आपको 4 वैलेंसी कवर करनी होती है, राइट। अब जैसे स्ट्रक्चर बनाना बताती हूँ, CO3 है आप लोगों के पास, क्या है, CO3-2 है आप लोगों के पास। तो कार्बन कौन सा वैलेंट होता है, टेट्रावैलेंट होता है। तो कार्बन की 4 स्ट्रक्चर होती है। अब ऑक्सीजन डाईवैलेंट होता है, तो ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी आप लोगों को पूरी करनी पड़ेगी। तो आप लोग क्या करोगे, ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी, एक ऑक्सीजन सेटिस्फाई हो गया। अब आप लोगों के पास क्या बची, पीछे 2 ही वैलेंसी बची। अगर आप दोनों वैलेंसी एक ही ऑक्सीजन को दे दोगे तो एक ऑक्सीजन तो फ्री हो गया, पर फ्री रखना नहीं है, तो सिंगल वैलेंसी से आप लोग क्या करोगे, ऑक्सीजन को फिल करोगे। अब ऊपर क्या आ रहा है, -2, तो एक ऑक्सीजन पे -1 और दूसरे पे भी -1, ओवरऑल क्या हो गया, -2। तो ऐसे आप स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हो। अब बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालना है, यहाँ पे मैंने कोई सा भी एक ऑक्सीजन ले लिया। जरूरी नहीं कि जिसको मैंने सर्कल लगा रखा है सिर्फ आप CO बॉन्ड वही ले, आप उसके अलावा भी ले सकते हैं। तो मैंने ये वाला बॉन्ड कंसीडर किया है, इन दोनों के बीच का बॉन्ड कंसीडर किया है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो मैंने 2 बॉन्ड लिखे यहाँ पे मैंने क्या मेंशन किया, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है, 2 बॉन्ड है, तो मैंने यहाँ 2 बॉन्ड मेंशन किया। अब मैंने आगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उसकी करवाई, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसी बन सकती है, ऐसे, और ये कहाँ गया, इसके ऊपर, तो इसके ऊपर क्या आ गया, माइनस चार्ज आ गया, राइट। अब ये माइनस चार्ज क्या करेगा, ये वाला। अब इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कितना बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, राइट। अब एक तो स्ट्रक्चर ये बन गई आप लोगों की, और एक स्ट्रक्चर ये भी तो बन सकती है कि ये माइनस ना जाके ये माइनस चला जाए। सॉरी गाइस, ये माइनस ना जाकर क्या चला जाए, ये माइनस चला जाए आप लोगों के लिए, राइट। तो जैसे ही माइनस जाएगा आप लोगों की नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या आ गई, ये वाली आ गई। तो अब इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया। इससे ज्यादा कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ ड्रॉ नहीं कर सकते हो आप लोग। तब आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे 2, यानी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड है, 2 फर्स्ट वाली स्ट्रक्चर में, सेकेंड वाली में 1 है, थर्ड वाली में भी 1 है। तो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, 2 + 1 + 1 डिवाइडेड बाय 3। क्या लिखा मैंने, डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ओवरऑल आप लोगों के पास बनी है। तो 4 डिवाइडेड बाय 3, आंसर आपका बॉन्ड ऑर्डर आया है 1.33। ऐसे आप लोग बॉन्ड ऑर्डर आसानी से निकाल सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं अपन लोग। अब मैंने लिखा पर क्लोरेट आयन, ClO4- लिया मैंने, जिसे हम बोलते हैं पर क्लोरेट आयन, राइट। अब पर क्लोरेट आयन की स्ट्रक्चर आप लोगों को बनानी है, तो कार्बन क्लोरीन की कौन सी वैलेंसी होती है, 7 से आराम से लास्ट वैलेंस चेन में कितने इलेक्ट्रॉन, 7, तो 7 से आराम से ये जुड़ सकता है। लेकिन ऑक्सीजन तो डाईवैलेंट होता है, तो 3 तो वैलेंसी इसने अपनी ऐसे पूरी कर लेता है, और एक के ऊपर -4 से इंडिकेट हो जाता है। आप कोई सा भी बॉन्ड ले सकते हो, जरूरी नहीं मैंने ये लिया है तो आप यही लो, आप ये वाला बॉन्ड भी ले सकते हो, आप ये वाला भी ले सकते हो, आप ये वाला बॉन्ड भी ले सकते हो। पर जो भी बॉन्ड लेना है, सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सेम बॉन्ड कंसीडर होगा। ऐसे नहीं कि आप लोगों ने फर्स्ट में तो ये वाला ले लिया एंड सेकंड में आप लोगों ने ये वाला ले लिया, वो गलत हो जाएगा। एक बॉन्ड फिक्स कर लो कि इस क्लोरीन और इस ऑक्सीजन के बीच का ही बॉन्ड मेरे को डिसाइड करना है, उससे पूरे स्ट्रक्चर का आपके पास बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। तो आप लोगों ने क्या किया, इस क्लोरीन और इस ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड क्या है, 1 है। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जैसे ही मैंने ड्रॉ करी, डबल बॉन्ड आ गया, उसके बाद में भी डबल बॉन्ड रहा, उसके बाद में भी डबल बॉन्ड रहा, फिर वापस जाओगे तो फिर सिंगल बॉन्ड आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, वापस वो स्ट्रक्चर बन जाती है। जब वापस से वो स्ट्रक्चर आपके सामने आ जाती है तब आप लोगों को रुक जाना है। तो ओवरऑल इसके पास कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुई, 4। तो 4 तो डिवाइड के नीचे लिखा मैंने। ऊपर क्या हुआ, बॉन्ड काउंट करते हैं अपन 1 2 2 2, तो ओवरऑल कितने बॉन्ड हुए, 7/4। तो आप लोगों के पास यहाँ पे इस क्लोरीन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया, 1.75, राइट। ऐसे ही अगर मैं नाइट्रेट आयन की बात करूँ तो क्या हो रहा है, ये नाइट्रेट आयन हो गया, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये हो गई।
अब इसका NO बॉन्ड ऑर्डर निकालना होगा तो क्या हो गया, फर्स्ट अगर देखा जाए तो 2 है, मैं इसको काउंट करूँ तो इसमें मैंने क्या लिया है, 2 लिए, तो 2 मैंने यहाँ बीच में लिख रखा है। कंफ्यूज मत होना कि मैम ने पहले तो 1 लिख रखा था, बॉन्ड गलत ले लिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप कोई सा भी बॉन्ड लोगे तो आपके आंसर यही आएगा 4/3, और बॉन्ड ऑर्डर आप लोगों का आ गया 1.33। आप ट्राई करके देखिएगा, नहीं समझ में आया तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके गाइज, आई होप समझ में आ रहा होगा। अब कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं जिनमें क्या लिखा है मैंने, क्लोरीन है, क्लोरीन को कहाँ लगाया है मैंने, बेंजीन के ऊपर लगाया, और मैंने यहाँ पे बोला Cl जो बॉन्ड ऑर्डर है, यानी इस कार्बन और इस क्लोरीन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, ये वाला बॉन्ड ऑर्डर मुझे निकालना है। तो इस कार्बन और इस क्लोरीन की बात करूँ तो फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने यहाँ ड्रॉ करी है, फर्स्ट में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। रेजोनेंस आगे जैसे 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 फॉर्म होगा, लास्ट में आते आते 1 मिल जाएगी इसके पास, तो ओवरऑल इसके पास कितनी आई, 1 2 2 2 1। कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी बेंजीन के साथ, उसकी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी। तो क्या है आप लोगों के लिए 8/5, तो आप लोगों का बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1.6, राइट। अब ऐसे ही आप अपन हर का तो निकाल के दे नहीं सकते, और ज़रूरी थोड़ी आपको सिर्फ सिंगल मॉलिक्यूल दिया जाए, हो सकता है आपको पेयर में मॉलिक्यूल दिया जाए, जैसे कि अपना 6 नंबर का एग्जाम्पल शो कर रहा है। इसमें मैंने क्या किया, एक बार बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लगा दी, सेकेंड में मैंने क्या, बेंजीन के ऊपर क्लोरीन के साथ मैंने क्या लगा दिया, एल्डिहाइड ग्रुप भी लगा दिया, और थर्ड में मैंने जहाँ सेकंड में मैंने एक ही एल्डिहाइड जो पैरा पोजीशन में लगा रखा था, मैंने वो क्या किया, 2 पोजीशन पे लगा दिया, मतलब एल्डिहाइड की जो प्रेजेंस होती है उसको मैंने बढ़ा दिया। जैसे ही एल्डिहाइड की प्रेजेंस बढ़ी, उसका मतलब क्या हो गया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ी। क्यों बढ़ी, सुन लिए। आपने जब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करी थी तो सर्कल कहाँ हो रहे थे, जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वहाँ वो कहाँ सर्कुलेट हो रहे थे, सिर्फ बेंजीन रिंग के ऊपर सर्कुलेट हो रहे थे, रिंग में सर्कुलेट हो रहे थे। यहाँ क्या हो रहा है, एल्डिहाइड ग्रुप भी लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है आप लोगों का, इससे क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए ये है, यहाँ क्लोरीन है, क्लोरीन अपने लोन पेयर दे रहा है, क्लोरीन अपने क्या कर रहा है, लोन पेयर दे रहा है, और यहाँ पे मैंने क्या लगा रखा है, एल्डिहाइड ग्रुप लगा रखा है। क्या लगा रखा है, एल्डिहाइड ग्रुप। जब क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आएंगे, उसके बाद में क्या हो सकता है कि वो रिंग में ही जाए, और हो सकता है कि वो ऑक्सीजन के पास आए, ऑक्सीजन के पास आए फिर वापस जाए, फिर रिंग में इंक्लूड हो। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लोगों की क्या करी, बढ़ गई। पर अगर थर्ड वाले में देखो तो यहाँ पे एक और है एल्डिहाइड ग्रुप, तो इसकी वजह से और क्या हो गया, और बढ़ गई। तो जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। तो अगर मैं डिक्रीजिंग CCl बॉन्ड ऑर्डर का डिक्रीजिंग ऑर्डर अगर मैं पूछूं तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर कहाँ होगा, थर्ड नंबर की स्ट्रक्चर में, फिर होगा सेकेंड नंबर की स्ट्रक्चर में, और सबसे कम कहाँ होगा, फर्स्ट नंबर की स्ट्रक्चर में। तो ऐसे भी आप लोगों से रीजनिंग पूछी जा सकती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें, एग्जाम्पल नंबर 7 देखूं तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, क्लोरीन के साथ वही एल्डिहाइड लगा रखा है, और एक बार मैंने नाइट्रो ग्रुप लगा रखा है। एक बार मैंने एल्डिहाइड से वैलेंसी पूरी कर रखी है, एक बार मैंने नाइट्रो से कर रखी है। अब इसमें क्या होता है, CCl बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर का अपन को क्या पूछा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है। अब आप लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि 2 सेकेंड की ज़्यादा कैसे होगी, क्योंकि आप लोगों को आंसर यहाँ दिख रहा होगा कि क्या आंसर है। अब यह आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि सेकेंड की ज़्यादा क्यों हुई फर्स्ट से। तो आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑक्सीजन का पार्टिसिपेशन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 ऑक्सीजन। हो सकता है जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो, माइनस चार्ज जब आए तो माइनस चार्ज रिंग में नहीं जाकर इस ऑक्सीजन के पास आ जाए, और डबल बॉन्ड यहाँ क्रिएट हो जाए और सिंगल बॉन्ड यहाँ रह जाए। तो आप लोगों की रेजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर है, जो ड्रॉ हो रही थी पहले एल्डिहाइड ग्रुप के साथ, अब वो ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि 2 ऑक्सीजन आ गए, तो 2 ऑक्सीजन आपस में भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। इस वजह से अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ रही है तो जो भी बॉन्ड आपको मेंशन हो रहा है उसका ऑर्डर भी बढ़ जाएगा। तो अगर यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर देखूँ मैं, CCl बॉन्ड का अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर का अगर आप लोगों को पता करना है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा,
टू का ज़्यादा होगा किससे, वन से, यानी वन ज़्यादा, वन का सॉरी टू का बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा किससे, वन से। ओके गाइस, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलता है, कैसे देखा जाता है। अब बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल की। बात कर रहे थे अपन इंटरमीडिएट की। फर्स्ट अपन लोगों ने एप्लीकेशंस, अगर आप लोग देखो तो फर्स्ट एप्लीकेशन थी आपकी बॉन्ड ऑर्डर, जो कि कंप्लीट हो चुकी है। अब सेकंड एप्लीकेशन आप लोगों की आ गई स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स। और स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स का फर्स्ट क्या आ गया, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। आप लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ये आप लोगों का है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है फ्री रेडिकल, सेकेंड आप लोगों का आएगा कार्बोकेटायन, एंड थर्ड आप लोगों का आएगा कार्ब एनायन। ये 3 तरह के इंटरमीडिएट्स है जो आप लोग यहाँ पढ़ेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट में अपन ने फर्स्ट शुरुआत करी है फ्री रेडिकल से। अब फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी कैसी होती है, कहाँ होती है। अब एक चीज़ याद रखिएगा, मैं एक छोटी सी चीज़ बताना चाह रही हूँ। जब अपन ने रेजोनेंस का बेसिक जब शुरू किया था, तब मैंने बोला था कि ना जो रेजोनेंस होता है वो 2 कंडीशन, मतलब उसकी कुछ कंडीशंस होती है, उसकी कुछ की पॉइंट्स भी लिखाए थे, उसकी कुछ पॉसिबिलिटी भी दिखाई थी। तो पॉसिबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे अपन ने प्लस चार्ज भी के साथ भी बात करी थी, अपन ने नेगेटिव चार्ज के साथ भी बात करी थी, अपन ने वहाँ पे लोन पेयर के साथ भी बात करी थी, और अपन ने वहाँ पे ऑड इलेक्ट्रॉन के साथ भी बात करी थी। तो आज हम बात करेंगे ऑड इलेक्ट्रॉन की। और ऑड इलेक्ट्रॉन की बात यहाँ अपन ने रेजोनेंस में तो करी थी, लेकिन अगर लास्ट क्लास की मैं बात करूँ तो हाइपर कॉन्जुगेशन में भी अपन ने ऑड इलेक्ट्रॉन की चर्चा करी थी। तो एक जर्नल से थिंकिंग है, एक जर्नल सा बेस है, वो याद रखिएगा। रेजोनेंस डोमिनेंट होता है किस पे, हाइपर कॉन्जुगेशन पे, और हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेट करता है इंडक्टिव इफेक्ट पे। अलग अलग कंडीशन में ये बदलते रहते हैं, लेकिन अगर जनरल कॉन्सेप्ट लेकर अगर आप लोग चलेंगे तो रेजोनेंस मोर डोमिनेंट होता है हाइपर कॉन्जुगेशन के, और हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेट किस पे करता है, इंडक्टिव इफेक्ट पे। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल की मैं बात करती हूँ तो दोनों चीज़ में लेके चलूँगी। इंडक्टिव इफेक्ट तो सबसे कम है, सबसे माइनर है, वो तो सबके साथ चलेगा ही चलेगा, तो उसको एक बार के लिए साइड में करते हैं। जब ये दोनों चीज़ें वर्क नहीं करती, यानी जब हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस दोनों वर्क नहीं करते हैं, तब कौन सा इफेक्ट वर्क करता है, इंडक्टिव इफेक्ट वर्क करता है। तो बात करते हैं अपन रेजोनेंस की। तो रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन में अगर मैं स्टेबिलिटी ऑर्डर देखूँ तो रेजोनेंस मोर स्टेबल होता है हाइपर कॉन्जुगेशन के। क्यों होता है, किस लिए होता है, वो आप लोग जानते हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ जाती है हाइपर कॉन्जुगेशन में। ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ जाएगा, अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन से थोड़ा सा शिफ्ट होगा, जहाँ पे उसको पॉजिटिव मिल जाएगा या नेगेटिव मिल जाएगा चार्ज, या आप लोगों के फ्री रेडिकल मिल जाएगा। लेकिन रेजोनेंस क्या होता है, जब तक बॉन्ड कंटिन्यूसली उसको मिलते रहते हैं, चाहे डबल बॉन्ड मिलो, चाहे आप लोगों का लोन पेयर मिलो, जैसे जैसे उसको मिलते रहते हैं वो आगे से आगे फ्लो होता रहता है और अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन रखता रहता है। तो यहाँ बात करते हैं, अगर आप रेजोनेंस अगर बढ़ता है तो उसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ती है। और बात करूँ हाइपर कॉन्जुगेशन की, तो जैसे जैसे अल्फा एच बढ़ेगा उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये अपन हाइपर कॉन्जुगेशन में पढ़ चुके हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन का बेस ही अल्फा एच है। अल्फा एच कौन सी होनी चाहिए, sp3 हाइब्रिड अल्फा कार्बन वाली एच होनी चाहिए, उसके अलावा कोई दूसरी हम कंसिडर नहीं करते हैं, राइट। अब स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल को समझते हैं कि कैसे कैसे फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी बढ़ती रहती है रेजोनेंस के बिहाफ पर, अपन लोग यहाँ जानेंगे। अपन लोग यहाँ पे बात करते हैं एग्जाम्पल अपन ने फर्स्ट लिया। एग्जाम्पल में मैंने ये 3 तरह के रेडिकल्स आप लोगों को रेडिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रखी है। अब यहाँ पे बात करूँ मैं फर्स्ट की, तो ये बॉन्ड यहाँ गया,
वन सिंगल हेडेड एरो का यूज होता है, ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। जब भी रेडिकल का कॉन्सेप्ट आएगा तो आप लोग क्या करेंगे, सिंगल हेडेड एरो का यूज करेंगे। डबल हेडेड एरो या फुल एरो जिसे मैं बोलूँ, ये वाला एरो ना मेंशन करके आप लोग क्या करेंगे, या तो ये एरो मेंशन करेंगे या ये एरो मेंशन करेंगे, यानी रिवर्सिबल प्रोसेस वाले एरो मेंशन होंगे। जैसे ही इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुआ, इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट होगा, यहाँ शिफ्ट होगा। तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने आई। बात करूं मैं इसकी, तो इसमें क्या हुआ, एक तो ये शिफ्ट हुआ, एक ये शिफ्ट हुआ, और यहाँ पे क्या आया, रेडिकल आया। अब ये रेडिकल आया तो इसके आगे एक और डबल बॉन्ड है, तो ये वापस शिफ्टिंग कर सकता है, ये वापस यहाँ शिफ्टिंग कर सकता है, और ये यहाँ पे आ सकता है। तो इसकी ओवरऑल कितनी हुई, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ हुई, राइट। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आगे से आगे परफॉर्म होती रहेगी, राइट। आप लोग देखते जाइएगा, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे रेडिकल बनते हैं, ये जैसे इधर शिफ्ट हुआ, ये इधर शिफ्ट हुआ, यहाँ रेडिकल बना, और इस रेडिकल ने यहाँ पार्टिसिपेट किया नए बॉन्ड बनाने में, फिर यहाँ बना, फिर इस रेडिकल ने पार्टिसिपेट किया नए बॉन्ड बनाने में, और एक रेडिकल आप लोगों को यहाँ पे बाद में मिल जाएगा। तो धीरे धीरे अगर मैं देखूँ तो अगर इन तीनों स्ट्रक्चर की बात करूँ तो लेफ्ट टू राइट जब मैं मूव करती हूँ तो रेजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर है वो बढ़ती जा रही है, रेजोनेंस बढ़ता जा रहा है, तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर मैं आप लोगों को डिक्रीजिंग ऑफ स्टेबिलिटी पूछूं, डिक्रीजिंग ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी पूछूं, तो आप लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 3 to 1, यानी 3 मोर स्टेबल है किसके, 2 के, और 2 मोर स्टेबल किसके है, 1 के। तो ये आप लोगों का आंसर आ गया। अब बात करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की। तो सेकेंड एग्जाम्पल बिल्कुल अलग ले रखा है मैंने, सारे स्ट्रक्चर्स अलग अलग है, बट रेजोनेंस की बात कर रहे हैं तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी पड़ेगी। जिसकी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा मिलेगी आप लोगों को। यहाँ देखोगे आप लोग तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनी, ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ, और ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ। लेकिन अगर मैं बात करूँ इसकी, तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहा है, ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ, ये ऐसे शिफ्ट हो रहा है, और यहाँ पे बॉन्ड हो रहा है। तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एरो जितने ज्यादा आप लोगों को दिख रहे हैं ना उतनी ही ज्यादा आप लोगों की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी, ओके। फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो क्या हो रहा है, ये अब ये ना तो ये यहाँ जा सकता है ना ये यहाँ जा सकता है, तो इसमें कौन सा इफेक्ट लगेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा, प्लस एच इफेक्ट शो करेगा। इसके जो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, जो सिग्मा बॉन्डेड हाइड्रोजन है, वो अपने इलेक्ट्रॉन देंगे, और फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ऊपर अगर मैं स्टेटमेंट आप लोग देख रहे होंगे कि रेजोनेंस मोर स्टेबल किसके होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन के। इसका मतलब क्या फिक्स हुआ कि इसकी लीस्ट स्टेबिलिटी होगी, या सबसे कम स्टेबल होगा, तो ये तो फिक्स हुआ, इसको छोड़ दीजिए। अब आती है बेंजीन के ऊपर मैंने रेडिकल लगा रखा है, सी कार्बन के ऊपर मैंने बेंजीन के ऊपर कार्बन लगा रखा है, जिसके ऊपर मिथाइल ग्रुप के ऊपर रेडिकल मैंने शो कर रखा है। तो इसकी रेजोनेटिंग, क्योंकि ओवरऑल बेंजीन ही 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करता है, जिसके 7 और करेगा, तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा हुई। तो सबसे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसकी हुई, 4 नंबर की, फिर हुई सेकेंड नंबर की, फिर फर्स्ट हुई, और फिर थर्ड हुई। थर्ड सबसे लास्ट में क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट शो हो रहा है आप लोगों के लिए, राइट। अब अपन बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 में भी मैंने अलग अलग स्ट्रक्चर ले रखी है, अलग अलग स्ट्रक्चर ले रखी है, तो आप अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। सिंपल से इन दोनों की स्ट्रक्चर्स की हम ऊपर बात कर चुके हैं, इसके स्ट्रक्चर भी हम ऊपर देख चुके हैं कि बेंजीन के साथ कैसे ड्रॉ करेगा। इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो पहले ये यहाँ आया, रेडिकल यहाँ आया, एक बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, एक बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, तो यहाँ रेडिकल बना। अब यहाँ जैसे ही रेडिकल शो हुआ तो सेम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गई, पर एरो 3 ज्यादा हुए तो इसकी स्टेबिलिटी इससे ज्यादा हो गई। अब अगर मैं बात करूँ इस रेडिकल की, तो ये रेडिकल क्या होता है, इधर भी जाके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकता है, और इधर भी जाके। तो इस रेडिकल की जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या हुई, इंक्रीज हो गई। तो इंक्रीज होने की वजह से इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा ड्रॉ होगी। दोनों तरफ की बेंजीन से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकता है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ हुई, लास्ट स्ट्रक्चर में, 5th नंबर के स्ट्रक्चर में। और जैसे ही यहाँ ज़्यादा ड्रॉ हुई तो स्टेबिलिटी इसकी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर आप लोगों के लिए क्या आ गया, 5,
4, 3, 2 एंड 1। सो गाइस, अगर लास्ट की अगर मैं बात करूं, अगर फोर्थ नंबर के एग्जाम्पल की मैं अगर बात करती हूँ आप लोगों से, तो आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एरोमेटिसिटी से भी काउंट कर सकते हैं कि कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड है या किसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा से ज़्यादा ड्रॉ होगी। अगर आप लोग बात करें तो मैं एक चीज़ आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि अपन लोग कैसे इसको देख सकते हैं कि रेजोनेंस ज़्यादा स्टेबल होता है बजाय हाइपर कॉन्जुगेशन के, और हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा स्टेबल होता है बजाय इंडक्टिव इफेक्ट के। अगर आप लोगों के पास कई एग्जाम्पल ऐसे भी आ जाते हैं, जैसे कि फोर्थ एग्जाम्पल ही मैंने जो लिया है वो ऐसा ही है कि कई स्ट्रक्चर्स ऐसी है जिनकी रेजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर बनेगी आप लोगों के पास वो सेम बनेगी, मतलब किसी में 2 ही बन रही है तो सब में 2 2 2 2 बनेगी। तो आप लोग क्या करेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे कि अब मतलब कौन से ज़्यादा स्टेबल है कौन सा कम स्टेबल है? तो उसके लिए मैं बताना चाहूँगी कि जब भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम बनती है आप लोगों के बाद, उसके बाद में आप क्या लोग किससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो वो है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन के बिहाफ पर हम डिसाइड करेंगे। यहाँ पे क्या लिया मैंने, जैसे ये कोई कंपाउंड लिया जिसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ होगी, राइट। नेक्स्ट अगर अपन बात करेंगे तो ये रेडिकल सेम जा रहा है तो सेम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा। इसकी बात करूंगी तो इसमें क्या हो रहा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छी बन रही है, अच्छी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यानी रेजोनेंस ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म हो रहा है, राइट। इसकी बात करूंगी तो सेम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है जो कि फर्स्ट और सेकंड की बन रही थी, मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यानी 2 या 3 ही बन रही है। मतलब काउंट करते हैं अपन, सेम का मतलब होता है काउंट करना कि 1 बन रही है, 2 बन रही है, 3 बन रही है। तो जितनी फर्स्ट और सेकंड की बन रही है उतनी ही फोर्थ की बन रही है आप लोगों के पास, और सेम ऐसा ही यहाँ पे हो रहा है, जितनी फर्स्ट की बन रही है उतनी ही फोर्थ की आप लोगों के पास बन रही है, राइट। फिफ्थ की भी उतनी ही बन रही है आप लोगों के पास। तो अब आप लोग क्या करेंगे, पहली चीज तो अपन रेजोनेंस को लेके चलते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर सब में सेम बन रही है देन अपन हाइपर कॉन्जुगेशन की तरफ मूव करते हैं। पर यहाँ अगर मैं बात करूँ तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा से ज़्यादा कौन से स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही है, थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर क्या हो गया आप लोगों के लिए, मोर स्टेबल कंपाउंड हो गया। फिर मैं बात करती हूँ रेजोनेंस से अब सॉल्व नहीं हो सकता, ये कंपाउंड पूरा फिल हो चुका है, ये कंपाउंड फिक्स हो चुका है कि इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा होगी। अब रेजोनेंस के बाद में अगर हम बात करते हैं तो रेजोनेंस के बाद में आता है हाइपर, और हाइपर के बाद में आता है इंडक्टिव इफेक्ट, ऐसे लेके चलते हैं। तो आप हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करते हैं, अब रेजोनेंस से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता अपना, तो अपन कौन सा कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन का बेसिक क्या है, अल्फा एच देखना आप लोगों का। अगर यहाँ पे बात आती है कि अल्फा एच सब में ही बराबर होती है तो फिर अपन कहाँ मूव करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट की तरफ मूव करेंगे। तो अल्फा एच देखते हैं। अब यहाँ इसकी बात करूँ फर्स्ट नंबर की, तो फर्स्ट नंबर में आप लोगों के पास क्या आ रहा है, जो ये फर्स्ट नंबर की स्ट्रक्चर है उसमें कोई अल्फा एच नहीं है। देखिए आप लोग, एक तरफ डबल बॉन्ड है आप लोगों के पास और एक तरफ आपके पास सिंगल बॉन्डेड रेडिकल प्रेजेंट है। तो ये क्या हो रहा है, अगर इस रेडिकल के साथ या इस डबल बॉन्ड के साथ और कोई दूसरा कार्बन जुड़ा हुआ होता जो sp3 हाइब्रिड होता, उसमें उपस्थित अगर कोई H होती तो वो क्या होती, अल्फा H। पर यहाँ तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो यहाँ अल्फा H कितनी हो गई, 0 हो गई आप लोगों के लिए। लेकिन यहाँ देखिए इस रेडिकल के साथ ये कार्बन जुड़ा हुआ है जो कि अल्फा पोजीशन पर है और sp3 हाइब्रिड है, तो इसके ऊपर उपस्थित H कितनी हो, कौन सी हो गई, अल्फा H हो गई। तो ओवरऑल अगर बात करें तो इस पे कितनी अल्फा एच प्रेजेंट है, 3 अल्फा एच प्रेजेंट है आप लोगों के पास, राइट। ये फिक्स हो ही चुका है अपना। इसकी बात करूँ तो इसका अल्फा कार्बन क्या हो गया, 1 2 और ये 3 अल्फा कार्बन है इसके पास। तो 3 अल्फा कार्बन का मतलब क्या हो गया, 9 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है इसके पास। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की अगर बात करूँ तो इसके पास 2 अल्फा कार्बन है और 2 अल्फा कार्बन का मतलब क्या हो गया, ओवरऑल 6 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हुए। तो अब आप लोग कैसे डिसाइड कर सकते हैं, अल्फा हाइड्रोजन के बेस पे भी आप लोग डिसाइड कर सकते हैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर, क्योंकि रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी जितनी भी थी, जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन थी वो यहाँ आके गायब हो गई है या यहाँ आके काम नहीं कर रही है आप लोगों के लिए। देन आप मूव करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन के पास। ऊपर देखो तो ऊपर मैंने कुछ
नोटिस करा रखा है, जिसमें मैंने लिखा रखा है कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितने ज़्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कहाँ है सबसे ज़्यादा, 4th नंबर पे, जिससे 9। फिर उसके बाद में कहाँ है आप लोगों के 5 नंबर पे वो है 6, फिर है 2nd नंबर की स्ट्रक्चर जो कि 3 है, और 1st नंबर के ऊपर 0। तो ये आप लोगों का क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया आप लोगों का फ्री रेडिकल के लिए। तो इस तरह से कई क्वेश्चंस, कई रीजनिंग बनाई जा सकती है जो अल्फा, जो रेजोनेंस के बेस पे पूछी जाती है। अगर रेजोनेंस सेम निकलता है आपका, तब आप कहाँ मूव करोगे, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन भी अगर एक जैसा निकलता है, तब आप कौन सा इफेक्ट लगाओगे, इंडक्टिव इफेक्ट लगाओगे। ओके गाइस, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी है, फिर भी अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, या आप लोगों को कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स मिल रहे हैं जिनका आप लोग नहीं डिसाइड कर पा रहे हो, तो आप लोग मुझसे पूछिए, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। या इन एग्जाम्पल्स में भी आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को कहाँ क्वेरी आ रही है। मैं नेक्स्ट क्लास में उसको ज़रूर सॉल्व करूँगी, आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं। तो प्लीज़ गाइस, आप लोग अच्छे से मतलब आप लोगों को मन में जितने भी डाउट्स है वो क्लियर करिए, क्योंकि डाउट जब तक क्लियर नहीं होंगे तब तक आप लोगों का कॉन्सेप्ट सही नहीं बैठेगा। और अगर कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों का गड़बड़ है, तो फिर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आप लोगों के एकदम करेक्ट सॉल्व हो, ये थोड़ा मुश्किल है। बट हम लोगों को डाउट्स बिल्कुल भी नहीं रखने अपने माइंड में। जो भी डाउट आ रहा है, जैसा भी डाउट आ रहा है, आप पूछ सकते हैं आराम से, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे आराम से, मैं आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई करूँगी। ओके गाइस, थैंक यू सो मच गाइस। आज की क्लास में बस इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे, यही इंटरमीडिएट्स को हम आगे लेके जाएंगे, जिसमें हम कार्बोकेटाइन पढ़ेंगे, कार्बोएनाइन आएगा। तो यही इंटरमीडिएट का पार्ट आगे कैरी ऑन होगा। अगर आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और इसे शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए, अगर अभी तक आप लोगों ने इसे शेयर नहीं करा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू सो मच गाइस।